हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका प्रीवियस इंट्रो हम कर चुके हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें मैंने आपसे बात की थी दो टाइप की प्रीवियसली। पहला बात किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा बात किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दोनों की हम चर्चा कर चुके थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां आपको मैं एक बार रिकैप करा देता हूं, आपने पढ़ा था कि दो रिएक्टेंट मिलते थे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर देते थे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे थे। क्या फॉर्मूला था उसका? ए प्लस बी क्या फॉर्म कर देते थे? ए बी। वहीं आपने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो थ्री टाइप के स्टडी किया आपने। कितने टाइप के? थ्री टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने देखा, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड थिंग देखा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड अनदर थिंग इज फोटोलाइसिस। अब ये तीनों आप एक बार रिकैप करेंगे, बुक में देखेंगे, उनके एग्जांपल्स की स्टडी करेंगे, बताएंगे हम यहाँ, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। इतना रिकैप आपके लिए मोर देन इनफ है। जब भी पढ़ने बैठिए तो एक बार आप कॉपी बुक पेन ले लिया करिए, क्योंकि जहां जरूरत है वहीं मैं कहता हूं आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, बाकी कहीं बैठने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन का अगला जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन है, केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक स्केलेटल बनाया है मैंने। ए प्लस बी सी आपको बहुत सी बुक में देखने को मिल जाएगा। ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। अच्छा, सवाल ये है कि कौन डिस्प्लेस हो रहा है, कैसे जाने? जो कंपाउंड आपको दिखाई दे उसमें से जो अलग हो जाए वही समझिए क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन जिंक मेटल, देखो स्टेटमेंट मैं कैसे बोल रहा हूं, आप भी यही प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस H2। ये लीजिए डाइल्यूट लिख दिया मैंने। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव जिंक क्लोराइड प्लस H2। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद जब ये क्लास ओवर हो जाएगी इसके बाद बताऊंगा ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए जिंक मेटल है, क्या होगा स्टेट? सॉलिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस। जिंक क्लोराइड कैसा बनेगा? सॉलिड, लिक्विड या एक्वस? एक्वस। प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? गैस। क्लियर हुई बातें? इस तरह का एक एग्जांपल आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट व्हाट विल बी प्रोडक्ट फॉर्म। आई होप आप ट्राई करेंगे इसको। अच्छा, अब आपसे पूछ दें, बताइए इस सॉल्यूशन में लेस रिएक्टिव कौन है, तो आप क्या बताएंगे? H। जो मैंने सॉल्यूशन बोला वो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में लेस रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव कौन है? जिंक। जिंक ने किसे डिस्प्लेस कर दिया? हाइड्रोजन को। क्या रिलीज हो गई? हाइड्रोजन गैस। आइए अगला पॉइंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे इसमें यही छोटे छोटे डेफिनेशंस आएंगे, उनके एग्जाम्पल्स आएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आपका लैंग्वेज यही हो, लैंग्वेज डजंट मैटर, आप अपनी फीलिंग्स बता पाए, डेफिनेशंस को लिख पाए। हाँ, अब ऐसा ना हो मैंने कहा लैंग्वेज डजंट मैटर तो इसका ना हो कि अर्थ का अनर्थ कर दें आप। जो बातें हैं, जो डेफिनेशंस हैं, फॉर्मेट वही होना चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। खास बात इसकी पहले मैं बताना चाहूंगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये जो स्केलेटल फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसी फॉर्म में होगा वो। मतलब कभी भी कोई सिंगल एलिमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करेगा। कम से कम दो सॉल्ट्स होने चाहिए, दो रिएक्टेंट होने चाहिए, या फिर कह लीजिए दो कंपाउंड होने चाहिए। रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज लाइन बाय लाइन, आयन एक्सचेंज होंगे। कौन एक्सचेंज होंगे? आयन। और आयंस कब मिलते हैं? जब वो किस फॉर्म में होते हैं? अपने सोल्यूशन के फॉर्म में। बिटवीन टू रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स, क्या बना रहे होंगे? नए कंपाउंड बना रहे होंगे, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मैंने यहां पे आपको लिख रखा है, देखेंगे ए बी प्लस सी डी। ए बी क्या है? एक कोई कंपाउंड है। सी डी क्या है? एक कोई कंपाउंड है।
यहां आपको डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही कह रहा है दो लोग डिस्प्लेस हो रहे होंगे। कितने लोग? दो लोग। देखिए ए और बी, ए बी में से कौन डिस्प्लेस हुआ? बी डिस्प्लेस हुआ। ये भी कह सकते हैं ए डिस्प्लेस हुआ। सी डी में से कौन डिस्प्लेस हुआ? सी डिस्प्लेस हुआ। या कह सकते हैं डी डिस्प्लेस हुआ। मतलब ये दोनों आयंस में अपने टूटेंगे और दूसरे कंपाउंड भी दोनों आयंस में टूटेंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस के साथ फिर जुड़ जाएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट। नाम कैसे बन रहा है, ये कैसे बोल ले रहे हैं, ये हमको कैसे याद होगा? ये बड़ा गंभीर सवाल, लेकिन बड़ा सिंपल सा जवाब है। जब आपको एलिमेंट्स का सिंबल याद होगा ना, सिंबल के नेम याद होंगे, तो आपको कंपाउंड बनाना भी धीरे धीरे आ जाएगा। थोड़े से मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी लगन की जरूरत है। बीए किसको कहते हैं? बेरियम को। अच्छा ये क्या है? बेरिलियम है। ये क्या है? बेरियम है। कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। 9th की क्लास को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो 9th में आपने चार्जेस पढ़े होंगे, आयंस के, कैटायंस के, ठीक है। इसी तरह कुछ जो है पॉलीएटॉमिक आयंस के, जैसे SO4, इस पे कितना निगेटिव चार्ज होता है? 2 निगेटिव आयन, तो जिसे कहते हैं सल्फेट आयन। क्लोरीन पे कितना निगेटिव चार्ज होता है? 1 निगेटिव। यही रीजन है कि बेरिलियम पे जब 2 पॉजिटिव होता है तो क्लोरीन के कितने आयन्स आके ऐड होते हैं? 2। रीजन क्या हुआ? चार्जेज इक्वल हो जाने चाहिए, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देने चाहिए, तभी बना हुआ मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होता है? स्टेबल होता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। क्या बनेगा जरा देखना, ये जब अपने एक्वस, अच्छा किस में लिखेंगे? एक्वस होगा, फॉर्म एक्वस होगा। बेरिलियम पे मैंने बताया कितना पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव। एक क्लोरीन पे कितना निगेटिव? 1 निगेटिव। आप कभी भी ऐसे नहीं डिनोट करेंगे, ये क्या है? रॉन्ग फॉर्म है। राइट फॉर्म क्या है? Cl निगेटिव। ये डिनोट करता है कि कितने एटम पार्टिसिपेट किए, कितने? 2। तो वो स्टोकियोमेट्रिक वैल्यू कहाँ लिखते हैं? यहाँ। अब बातें आपकी समझ में आई? ठीक, यहाँ देखेंगे Na पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? +1। क्या लिखेंगे? 2। कहाँ है 2? यहाँ है। सल्फेट पे कितना निगेटिव? 2 निगेटिव। ये आयन सोल्यूशन में आपस में अपने अपोजिट आयन से क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बेरियम किससे ऐड हो जाएगा? सल्फेट से। क्या बना देगा? BaSO4। ये 2 पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा था, ये 2 निगेटिव। चार्जेस क्या हो गए? एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए। यहां देखिए सोडियम है, कितने हैं? 2 हैं। क्लोराइड आयन भी कितने हैं? 2 हैं। तो 2 NaCl। क्या ऐसे नहीं लिख सकते सर? कोई दिक्कत? सवाल आया? कोई दिक्कत ऐसे लिखने में? हाँ है। जब चार्जेस इक्वल हैं तो ये जो वैल्यू आपने सबस्क्रिप्ट में लिखी है, ये तब लिखते हैं जब चार्ज का डिफरेंस हो। चार्जेस इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, बशर्ते यहाँ ये है कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ ना लिख के कहाँ लिखते हैं? यही केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। समझ में आया? तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब देखिए ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसे एक और डेफिनेशन भी कहते हैं। जब मैंने पहले दिन आपको फ्लो चार्ट बनाया था तो कहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रेसिपिटेशन और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच, डेफिनेशन यही होगी, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? तो लिखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड also known as precipitation reaction। अब कौन होगा प्रेसिपिटेट? BaSO4 is a precipitate। ठीक है, ये कहां होगा? सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉलिड। सॉलिड होगा तभी तो नीचे सेटल डाउन होगा। प्रेसिपिटेट सोल्यूशन में कहां रहता है? नीचे बैठा हुआ रहता है, सेटल्ड रहता है NaCl एक्वस फॉर्म में। अब देखिए ये प्रोसेस मैंने आपको समझाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको जरा समझिएगा। मैं ये मिटा दूं क्या? हाँ मिटा देता हूं, इसको समझा देता हूं आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस प्रोसेस अकर्स आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH क्या है?
बेस है, HCl क्या है, एसिड है। स्टेट आप लिखना सीख जाइए, ये कहाँ रिएक्ट करेंगे, एक्वस में, तभी तो अपना आयनिक फॉर्म देंगे। क्लियर। अब बताओ NaOH में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा आपको, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। HCl के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ये एक दूसरे के अपोजिट वाले आयन से एड ऑन हो जाएंगे। Na पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, NaCl से, प्लस H2O वाटर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। सर ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है सही। लेकिन मैंने इसके लिए कहा है कि देखिए किसी को जब कोई चीज देनी हो तो उसको अच्छे तरीके से परोस के देंगे। खाना आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया, लेकिन उसको अच्छे तरीके से अगर नहीं परोसा तो वो खाना कैसा हो जाएगा, बेकार लगेगा। अगर खाने को परोस के दिया एक अच्छे तरीके और एक सलीके से दिया तो वो अच्छा लगेगा। कहा जाता है कि जो मेटल्स होते हैं ना उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें पहले लिखते हैं। सोडियम क्या है, मेटल है, तो मेटल से जुड़े हुए जितने भी कंपाउंड है उनको पहली प्रायोरिटी दे दिए। ठीक, तो इसीलिए NaCl पहले लिख दिया और वाटर को बाद में लिख दिया। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा सही है। अब आओ कुछ और बातें। हाँ, इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जितनी भी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, सॉल्ट बनाती हैं, वाटर रिलीज करती हैं, इस तरह की सारी रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे अब जरा आएंगे। यहां से मैं आपको थोड़ा इस इक्वेशंस को इलेबोरेट कर देता हूं कि कैसे जान रहे हैं सर कि इस पे इतना पॉजिटिव, इस पे इतना निगेटिव। ठीक है, 9th में आप पढ़े होंगे, भूल गए हैं, कोई बात नहीं, भूलना मनुष्य का जो है नेचर है। मैं भी बहुत सी चीजें भूल जाता हूं। तो बार बार प्रैक्टिस क्या करना है आपको, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मतलब सुन के, देख के, दोस्तों से बातें करके, जिस भी फॉर्म में हो आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं, Zn और HCl। यहाँ क्या बना, ZnCl2 प्लस H2 गैस। इससे पहले मैंने BaSO4 वाला एक एग्जांपल दिया था, मुझे लगता है इक्वेशन बैलेंस नहीं किया था। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप उसको बैलेंस करेंगे। मे बी प्रोडक्ट साइड 2NaCl चाहिए था, वो बैलेंस नहीं था, कर लेंगे आप, मुझे उम्मीद है। अब आओ सवाल ये है कि यहाँ 2 क्लोरीन क्यों जुड़ा, कैसे जान रहे हैं। हाँ, जिन भी बच्चों को अब इसके बाद के कॉन्सेप्ट आते होंगे वो वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्हें समझने की बहुत इच्छा है तीव्र कि ये कैसे पता चल रहा है कि कौन कितने के साथ जुड़ेगा, वो लोग रुके रहेंगे, लास्ट तक इसको देखेंगे कंप्लीट। बहुत धीरे धीरे आज मैं इसीलिए समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले Zn का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 30। अब आपको रूल याद होना चाहिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, KLMN। जरा आएंगे 2n स्क्वायर रूल, ये क्या था, बोरबरी रूल्स था, 2n स्क्वायर रूल। n वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेट्स एज्यूम इफ n इक्वल्स टू 1, तो बताइए अगर n 1 है तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 × 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। मतलब के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n 2 ले लें तो 2 × 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 जा 8, कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 8। अगर n 3 ले लें, n इक्वल्स टू 3, तो 2 × 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 18। और नेक्स्ट सेल में ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब आइए हमारे पास टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने ये भी बताया, कैसे पता चला 30 इलेक्ट्रॉन, तो एक सिंपल सा रूल है, जब भी कोई एटम अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है तो उसका एटॉमिक नंबर, उसके प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर तीनों इक्वल होते हैं। मींस एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन नंबर। यहां क्या डिनोट होता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर अगर डिनोटेड है तो प्रोटॉन के नंबर भी कितने हो जाएंगे, 30, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 30। और 30 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन।
यहां 18 डायरेक्ट फिल नहीं करेंगे, यहीं से रूल शुरू हो जाता है थर्ड सेल से कि पहले उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। थर्ड सेल के बाद जितने सेल होंगे यहां ये रूल अप्लाई होता जाएगा। अलग अलग के लिए अलग अलग है, बट अभी के लिए यहां देखो आप 8 फिल किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसके अगली वाली सेल का आप कंप्लीट करेंगे डुप्लेट। क्या करेंगे? डुप्लेट। इसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो फिर पीछे आके जो भी इलेक्ट्रॉन है तब तक फिल करते रहेंगे जब तक कि मैक्सिमम पहुंच ना जाए, जिसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी जितनी है। थर्ड सेल की कितनी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है? 18। तो ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 8 और 2 कितना हो गया? 10। 8 और 2 कितना हो गया? 10। मतलब 20 इलेक्ट्रॉन आपके फिल्ड हो चुके हैं, मींस कंज्यूम्ड हो चुके हैं। बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अगर 10 यहां ले आके ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 18। क्या मैक्सिमम तक पहुंच गया? अगर मान लो 11 इलेक्ट्रॉन होता तब क्या करते? तब यहां 10 ऐड करके 18 करते और एक इलेक्ट्रॉन यहां ले आके ऐड कर देते। बात समझ रहे हैं आप मेरी? और यहां कब तक करते? जब तक ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए। फिर ऑक्टेट होता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता, उसका डुप्लेट कंप्लीट करते। फिर उसके बाद 18 करते और उसके अगले वाले सेल का डुप्लेट और इस वाले सेल का ऑक्टेट। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जब मैक्सिमम वाला आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ में आया? अब देखो, कोई भी एटम का अगर अब जनरली हम लिख दें जिंक को डायरेक्ट ऐसे 2 8 18 2। सपोज दैट जिंक ने पहली बार इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Zn इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो इस पर आ गया Zn पॉजिटिव। देखो चार इस तरह के आयनिक इक्वेशन को भी बैलेंस करना सीखिए। यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो इस साइड भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस होगा। यहां कितना चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? ऐड कर दो, कैंसल आउट कर देगा इफेक्ट को। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस। बात समझ में आई? पहली सिचुएशन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये बना देगा। मान लो Zn पॉजिटिव ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसकी दो सिचुएशन आपको दिख रही होगी। पहली, एक बार जब Zn बना ले, और दूसरी जब Zn2 पॉजिटिव बना ले। दोनों में कौन स्टेबल होगा? Zn पॉजिटिव कि Zn2 पॉजिटिव? अब सवाल है स्टेबिलिटी का। किसका? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए यही जानिए। मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता तो एक रह जाता, और मैंने कहा है आउटर मोस्ट सेल या तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर देखो ये भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता इसके पास तो आउटर मोस्ट सेल जो है नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। अब ये नोवेल गैस क्या है भैया? ये कौन सी बला है ये समझेंगे जरा। नोवेल गैस आपको पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप में देखने को मिलेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ईटीसी। 2 10 18 36 54 ईटीसी एस ऑन बढ़ते जाएंगे। देखिए आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर दिख रहा है? 18। यहां आपको 18 दिख रहा है। नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का हो गया। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Zn पॉजिटिव। तो Zn पे कौन सा चार्ज आया? 2 पॉजिटिव। ये बात आपकी समझ में आई? अब आ जाओ इसी तरह क्लोरीन का देखो। एटॉमिक नंबर 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 10 हो गया, बचा कितना है? 7। थर्ड सेल में कितना रख दीजिए? 7। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो कैसी हो जाए? नोवेल गैस जैसी, या उसका क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट। जरा देखेंगे, इसके पास दो सिचुएशन है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का नहीं आएगा, बल्कि कैसा आएगा? ऑक्टेट आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है इसके लिए एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना। और जब कोई किसी से उधार लेता है तो वो क्या होता है? ऋणी हो जाता है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे क्या आ गया? 1 नेगेटिव चार्ज। इसका एटॉमिक नंबर 17। अब कोई कह दे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो क्या करेंगे? 2 8
बताओ 7 था, 7 लिखते नहीं। अब एक निगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इसने लिया है, डजंट मैटर, ये बाद में हम समझेंगे। कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसका आउटर मोस्ट कितना हो गया 8। ये होगा Cl निगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बातें आपकी समझ में आई। चलो अब आते हैं जरा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि Zn अगर 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन एक निगेटिव आता होगा इससे बाइंडिंग के लिए, जिंक कहता होगा दोस्त एक अपने जैसा और लेके आओ जिससे हमारा क्या हो जाए, चार्ज इक्वल हो जाए। क्लोरीन कहता है मेरे ऐसे बंदे बहुत हैं, और क्लोरीन आके एक निगेटिव और लेके आ जाता है और Zn से जुड़ के क्या बना देता है, ZnCl2। एक्चुअली में ये आयंस जुड़े हैं, इसीलिए इनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आ जाओ जरा SH2 के केस में। मैंने कहा अब जो H बच गया है यहाँ Cl निगेटिव और H पॉजिटिव, तो अब क्या होता है, होता कुछ नहीं है। होता ये है कि ये जो H2 2HCl इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा, 2H है, केक कटेगा सब में बटेगा। ये जो 2H पॉजिटिव है एटम रीअरेंज कर लेते हैं खुद को और बना देते हैं H2। केमिकल रिएक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, बस एटम्स और आयंस का क्या है, रीअरेंजमेंट है। मेरी ये बात, ये जो लंबी चौड़ी इतनी सारी बात थी, आप एक बार और कोशिश करेंगे और समझेंगे। मैं क्या करूंगा, अभी तो टाइम नहीं है, किसी भी दिन क्लास 9th के वो जो साल्ट्स जितने भी हैं, आयंस हैं, कैटायन, एनायन, पॉलीएटॉमिक आयंस, उन सबको एक टेबल फॉर्म में या फिर इंडिविजुअल लिख के आपको किसी दिन बता दूंगा, टाइम मिलते ही। तो ये अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, अगले वीडियो के लिए, अगली क्लास के लिए रेडी रहिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, आपको क्लास शेड्यूल्ड होते ही पता चल जाएंगे। वैसे क्लास की टाइमिंग मैंने 7 PM रख रखी है, 7 PM पर आप आ जाया करें और 7 PM पे क्लास को देख लिया करें। 7 to 7:30 फ्लक्चुएशन हो सकता है 10-15 मिनट का टेक्निकल ग्लिच की वजह से। तो समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एग्जाम में अगर डेफिनेशन आ जाए, पूछ दे तो क्या लिखेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स। कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। तो ये कैसा होगा, एक्वस होगा, और ये भी कैसा होगा, एक्वस होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, AgNO3 क्या है, सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट, नाम क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट। Ag क्या है, सिल्वर है, NO3 क्या है, नाइट्रेट आयन, तो नाम क्या बन गया, सिल्वर नाइट्रेट। NaCl, सोडियम क्लोराइड, डिस्प्लेस कर देंगे एक दूसरे को। आपको ये ना समझ में आए तो यहां देखिए, AgNO3 अपने आयंस में टूटेगा Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव में। ठीक इसी तरह आप समझ सकते हैं NaCl को किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, NaCl। Na पॉजिटिव किससे कंबाइन कर जाएगा, नाइट्रेट आयन से, और Ag सिल्वर से, सॉरी सिल्वर क्लोराइड आयन से। तो बन गया कंपाउंड AgCl और NaNO3। मैंने कहा जो फर्स्ट में लिखते हैं जनरली वही क्या है, प्रेसिपिटेट है। अच्छा कैसे जाने कि सर NaNO3 प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बना दे रहे, देखो जिस मेटल का ना मास ज्यादा हो, ठीक है, तो बताओ सोडियम और सिल्वर में किसका मास ज्यादा है, सिल्वर का, तो प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, सिल्वर। पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि मैं ये आपको बताऊंगा, और अब बता दिया कैसे पता चला। जिसका मास जिस भी मेटल का अधिक होगा वही क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। NaNO3 एक्वस सॉल्यूशन में यूं ही पड़ा रहेगा। अब आ जाइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो आप बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वही लिखना है एग्जाम में। दोज टाइप ऑफ रिएक्शन, या फिर इस स्टेटमेंट से भी आप शुरू कर सकते हैं। मैंने बोला द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस एंड गिव साल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले मैंने कोई एग्जांपल दिया था, अभी कोई और सा ले लेता हूं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, एक बेस है, किससे रिएक्ट करा दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस H2O। ये कैसे पता चल गया सर आपको, K2 यहां होगा, यहां तो K एक ही था। मैंने कहा मुझे कैसे पता चला, सल्फेट पे कितना निगेटिव होता है, 2 निगेटिव, और पोटेशियम पे कितना पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव। आपको ये करते रहना होगा प्रैक्टिस। कैसे पता चल रहा है मुझे, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 289।
सॉरी 8 2 10 9 19, हाँ ठीक है। अभी देखो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका ऑक्टेट जैसा हो जाएगा, तो के पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया आपको? तो दो पोटेशियम यहाँ कैसे जुड़े मुझे कैसे पता चला? अब आपको इक्वेशन बैलेंस करना है, आपको आता है पोटेशियम कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, मल्टीप्लाई 2 के कटेगा सब में बटेगा 2KOH। समझ में आया आपको? H2SO4 वाटर रिलीज हो गई, ऑक्सीजन देखिए 2 और 4 2 6, यहाँ 4 1 6, अगर यहाँ 2 कर दें 2 और 4 6, 2 और 4 6, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 2 और यहाँ 2, इक्वेशन बैलेंस हुआ। तो आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी का अगला टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसे मिस बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब जब ना समझ में आए तब तब उस वीडियो को देखेंगे, उसको मैं ज़्यादा अच्छे से बता दूंगा। वही 10th में आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, ये सब तो इजीली आपको कहीं भी देख लेते होंगे, समझ में आता होगा। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। आपकी अगर इच्छा हुआ करे तो ये नोट कर लिया करें। थैंक यू।